सीरिया में तख्ता पलट होने के बाद हालात बेहद नाजुक हैं। विद्रोही गुटों ने सीरिया के सत्ता पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस में पनाह ले चुके हैं। सीरिया में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले सबसे बड़े संगठन हयात तहरीर अल शाम के एक प्रमुख अधिकारी मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में 13 साल से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। भारत की राजधानी दिल्ली और सीरिया की राजधानी दमिश्क के बीच यूं तो हजारों किलोमीटर का फासला है, मगर सीरिया के घटनाक्रम पर दिल्ली की भी नजर बनी हुई है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि हाल के महीनों में भारत ने राष्ट्रपति असद के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश तेज की थी। दोनों देश अल-कायदा और IS जैसे संगठनों पर लगाम लगाने को लेकर संपर्क में थे, मगर अब इन्हीं संगठनों के हाथ में सीरिया की सत्ता जाने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय कूटनीतिकार पश्चिमी एशिया में भारतीय हितों के हिसाब से नए रिश्तों को गढ़ने में जुटे हैं, मगर साफ है कि सीरिया में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। करीब 3.5 साल पहले अफगानिस्तान में और फिर 3 महीने पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही भारत की कूटनीति को अब सीरिया में हुए बदलाव के साथ तालमेल बैठाना होगा। सीरिया लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है और यहाँ के घटनाक्रम सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये अप्रत्याशित तरीकों से भारत को भी प्रभावित कर सकते हैं। सीरिया में बशर अल असद शासन का अंत एक अहम घटनाक्रम है, जो न सिर्फ भारत सीरिया के रिश्तों को प्रभावित करेगा, बल्कि व्यापक रूप से देखें तो यहाँ तेजी से 2 ध्रुवों में बंटती दुनिया नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि इस सत्ता परिवर्तन का भारत सीरिया रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। असद का पतन और उसके बाद की अनिश्चितता इस क्षेत्र में भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए चिंता का सबब बन रही हैं। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते पश्चिम एशिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन के वक्त से ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यताओं का भी मेल मिलाप रहा है। 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सीरिया गए थे और तभी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय दौर की शुरुआत हुई थी। उसी साल सीरिया के राष्ट्रपति शुक्री अल कुवैतली भी दिल्ली आए थे। भले ही खाड़ी देशों की तरह सीरिया में भारतीय लोगों की बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन बशर अल असद के शासन के साथ भारत के हमेशा मजबूत रिश्ते रहे हैं। सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत 2011 में हुई, लेकिन असद सरकार के साथ भारत के रिश्ते बरकरार रहे। भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुताबिक सीरिया के नेतृत्व का समर्थन किया है। जब सीरिया में गृह युद्ध चरम पर था, तब भी भारत ने दमिश्क में अपना दूतावास बनाए रखा। अब जब युद्ध खत्म हो गया है तो भारत के सामने नई चुनौतियां हैं। दरअसल असद परिवार यानी पहले हाफिज अल असद और बाद में उनके बेटे बशर अल असद के शासन में सीरिया हमेशा ही अहम मुद्दों पर भारत का समर्थक रहा है, खासतौर पर कश्मीर के मामले में। जब कई इस्लामिक देश कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के रुख के साथ खड़े थे, तब सीरिया उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसने भारत का साथ दिया। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, जिसे सीरियाई सरकार ने भारत का आंतरिक मामला बताया था। भारत भी ऐतिहासिक तौर पर गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावे का समर्थन करता रहा है, जबकि इजराइल इसके खिलाफ रहा है। बशर अल असद का पतन सीरिया में ISIS समेत दूसरे कई चरमपंथी समूहों के उभार की वजह भी बन सकता है। जब इस्लामिक स्टेट की ताकत चरम पर थी तो रूस और ईरान के समर्थन से सीरिया ने इसकी ताकत खत्म कर दी थी। मिडिल ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ कबीर तनेजा ने BBC से कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा ये रहा है कि भले ही सीरिया में घरेलू समस्याएं हों, लेकिन हमारे पास प्लान भी होना चाहिए। हमें एक और लीबिया की स्थिति नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि यही सीरिया की दिशा है और ये वही ट्रेंड है जिसे भारत अफगानिस्तान में 2021 में देख चुका है।
उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत अपने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेगा, चाहे वो तालिबान का कब्जा हो या HTS का दमिश्क पर कब्जा। ये आतंकवादी संगठन आखिरकार सरकार चला रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अगर भारत HTS से बात करना शुरू करता है तो कल कश्मीर में आतंकवादी संगठन ये कह सकते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे भारत को बनाए रखना होगा। भारत सीरिया के रिश्तों में कूटनीति के अलावा आर्थिक सहयोग और व्यापार भी एक बड़ा आधार है। सीरिया को भारत से कपड़े, मशीनरी और दवाइयों जैसे उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जबकि वहां से रॉक फॉस्फेट और कपास जैसे उत्पादों और कई तरह के कच्चे माल का आयात किया जाता है। भारत ने कई क्षेत्रों में सीरिया के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इनमें पावर प्लांट के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट, तेल क्षेत्र में सहयोग, चावल, दवाइयां और कपड़ों के अहम निर्यात शामिल हैं। जुलाई 2023 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने दमिश्क का एक महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय दौरा किया था। भारत ने सीरिया के तेल क्षेत्र में 2 बेहद अहम निवेश किए हैं। पहला 2004 में ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच तेल और प्राकृतिक गैस की तलाश के लिए करार है। दूसरा ONGC और चीन के CNPC द्वारा सीरिया में एक कनाडाई कंपनी में 37% हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया गया एक संयुक्त निवेश है। साल 2008 में बशर अल असद भारत के दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने कृषि सहयोग और सीरिया में फॉस्फेट संसाधनों पर अध्ययन करने की योजनाओं को मंजूरी दी थी। भारत ने सीरिया में एक IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया था। पश्चिम एशिया मामलों के जानकार डॉक्टर आशुतोष सिंह कहते हैं कि भारत के लिहाज से देखें तो सीरिया का घटनाक्रम भारत को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। इसके दूरगामी नतीजे होंगे। आप जो सीरिया में कदम उठाएंगे उनसे आपके ईरान के साथ रिश्ते प्रभावित होंगे और फिर ये इजराइल के साथ आपके रिश्ते प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत इजराइल की भूमिका को लेकर है, जो अब गोलान हाइट्स बफर जोन में प्रवेश कर चुका है। बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट होना सीरिया की विदेश नीति और उसके सहयोगियों में बदलाव की वजह बन सकता है। सीरिया के ऐतिहासिक रूप से रूस और ईरान के साथ मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये दोनों देश भारत के भी प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। असद सरकार के पतन के बाद भारत के मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों, ईरान और इजराइल के साथ रिश्ते भी नए सिरे से बन सकते हैं।